जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को पीछे के वीडियो में बताया था कि हम लोगों को साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में 15 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको करना होगा और आप सबों की ये राय थी कि गुरुजी आप ही करा दो। तो मेरे मित्र, मैंने आप सबों को बताया था कि 28 जुलाई से हम लोग प्रत्येक शाम को इस 15 टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग आज पहले टॉपिक के रूप में पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, और आप इन सभी परीक्षाओं के लिए साइंस को एक बार बेहतर तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ करके पढ़ें, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे साइंस स्पेशल लाइव बैच में। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका लाइव बैच है ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम भी कवर करेगा, एसआई और कांस्टेबल भी कवर करेगा, ग्रुप डी भी सर, एनटीपीसी भी और जेई भी। इस कोर्स की वैलिडिटी सर 1.5 साल की है और अगर आपको कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैच है आपका अभी 449 का है, लेकिन मेरे मित्र 27 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच आप सभी इस बैच में मात्र 349 में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखेंगे ये 349 फी आपका कब हो जाएगा, तो मेरे मित्र जब आप इसमें एक कूपन कोड लगा देंगे TLS 100, तो जो आपका फी है वो रिड्यूस होकर 349 हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी साइंस की हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा सर साइंस स्पेशल लाइव बैच में, जिसको मेरे मित्र 27 से 31 जुलाई के बीच में आप मात्र 349 में पा सकते हैं। बहरहाल आज के इस सेशन का जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है, इसके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। मेरे मित्र यहां पे आपको मानव आहार नाल का एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और इस डायग्राम के सहारे आपको क्या करना है मेरे मित्र, ये जो आपका स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है इसको मैच करवाना है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे सवाल करा जा रहा है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिखाया गया है, तो पहले तो हमें यह बता दो कि ये मानव आहार नाल किसको बोल रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, पाचन तंत्र की, किसकी बात करते हैं, पाचन तंत्र की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किससे बना हुआ है, तो आप कहते हैं आहार नाल और सहसंबंध पाचक ग्रंथि से बना हुआ है। मतलब जो हम लोगों के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका कॉम्बिनेशन किससे है सर? आप सभी कहेंगे कि आहार नाल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और साथ ही जो आपका सहसंबंध पाचक ग्रंथि होती है, सहसंबंध पाचक ग्रंथि होती है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो बॉडी का पाचन तंत्र है उसका निर्माण करते हैं। तो जो हम लोग का पाचन तंत्र है वो क्या है? आप कहेंगे आहार नाल और सहसंबंध पाचक ग्रंथि का संयोजित रूप है। अब मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आहार नाल है वो क्या होती है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये एक कुंडलित रचना है। मतलब क्या कि एक क्वाइल जैसी आपको रचना देखने को मिलेगी। क्या है आहार नाल? आप कहेंगे कुंडलित रचना है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आहार नाल है ये आपके बॉडी में मुख गुहा से स्टार्ट होकर के कहां तक फैला हुआ है सर? गुदा द्वार तक फैला हुआ है, या आप कह सकते हो एनस तक फैला हुआ है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि आहार नाल का जो शुरू वाला भाग है वो क्या कहलाता है? आहार नाल का शुरू वाला भाग या शुरुआत कहां से होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आहार नाल का शुरुआत सर मुख गुहा से होता है। कहां से होता है? मुख गुहा। मुख गुहा किसको बोल रहे हैं चिल्ला? बकल कैविटी को बोल रहे हैं, जिसमें क्या है? दांत और जीभ है।
जो आपका मुंह है उसी को मुख गुहा कहा जा रहा है। और मेरे मित्र इसका अंत कहां हो जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मल द्वार पे इसका अंत हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य का आहार नाल है वो उसके मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला हुआ है। और ये क्या है, आप सभी कहेंगे सर एक प्रकार की कुंडलित रचना है, और इसकी लंबाई लगभग हम लोग कितना लेते हैं, 8 से 10 मीटर लेते हैं। अब इसी आहार नाल में हमारा मुख गुहा आ जाता है, ग्रास नली आ जाता है, अमाशय आ जाता है, छोटी आंत आ जाता है, बड़ी आंत आ जाता है। तो जब भी हम आहार नाल की चर्चा करेंगे आप सभी समझ जाएंगे कि पाचन तंत्र का हिस्सा है जो हमारे मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ है। सहसंबंध पाचक ग्रंथि में क्या होगा, तो वैसी ग्रंथि जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। जैसे कि मेरे मित्र अगर हम लोग यहां पे नाम लें सहसंबंध पाचक ग्रंथि के रूप में लार ग्रंथि की, तो आप सभी कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यकृत की तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग यहां पे अग्नाशय की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, आप कहेंगे कि सर अग्नाशय भी हमारा सहसंबंध पाचक ग्रंथि होगा। तो जब भी चर्चा करी जाएगी कि व्हाट डिड यू मीन बाय एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, आप सभी कहेंगे सच अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच सेक्रेट्स द एंजाइम्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब वैसा ग्रंथि जो महत्वपूर्ण पाचक रस स्रावित करती है, जो पाचन में मदद करती है, सर सहसंबंध पाचक ग्रंथि कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर इससे पाचक रस स्रावित होते हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी जो हमारे क्वेश्चन में डायग्राम दिखाया जा रहा है उस डायग्राम में हम कैसे समझेंगे कि कौन क्या है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ये मुख गुहा होगा, यानी कि बकल कैविटी होगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं यहां पे कि इस मुख गुहा से ये पाइप यहां नीचे जा रही है, और मेरे मित्र इस पाइप को आपके डायग्राम में ए माना गया है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली है। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, तो हमारे मुंह में जो भोजन चबाया जाता है हमारे द्वारा, वो सर इसी ग्रास नली के थ्रू कहां आता है, आप ध्यान में रखेंगे कि सर ये हमारे अमाशय में आता है। कहां आता है, हमारे अमाशय में आता है। और मेरे मित्र ये जो आप संरचना देख रहे हैं, एक बड़ी जैसी संरचना, ये क्या है आपका, सर ये इसको डी यहां पे रैंक किया गया है, मार्क किया गया है। और आप कहेंगे सर ये हमारा यकृत है। क्या है, यकृत। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर लीवर बोलते हैं। क्या करता है ये, आप सभी कहेंगे सर ये पाचक, ये बाइल जूस यानी कि पित्तरस स्रावित करता है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो आपको ये वाली संरचनाएं दिख रही है, चिला आपको ये वाली संरचनाएं दिख रही है, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये वाली जो संरचनाएं दिख रही है, ये वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सर इसको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी मार्क किया गया है। और ये संरचना आपका क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत में क्या होता है, तो आप कहेंगे पाचन वगैरह नहीं होता है। जो अपचा भोजन होता है उससे जल का अवशोषण होकर के सर जो अनपचा भोजन है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि यहां पे आपको बहुत सारी ये कुंडलित जैसी रचना दिख रही है। ये जो रचना दिख रही है इसको सी मार्क किया गया है। और ये क्या है, ध्यान में रखेंगे, ये आपके छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो आप सभी डायग्राम के माध्यम से ये देख पा रहे होंगे कि ये आपका ग्रास नली, ये आपका यकृत, सर मुख गुहा, और सी जो है वो क्या है, आप कहेंगे छोटी आंत, बी क्या है, बड़ी आंत। अब मेरे मित्र आप सभी यहां ध्यान देना अगले चीज पे कि यहां पे आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है और ए बी सी डी दिया गया है। तो हम चला यहां पे ए में किसको टिक किए थे, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ए जो है वो हमारा ग्रास नली है यानी कि ईसोफेगस है। अब बी में किसको टिक किए थे, चला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे बी में बड़ी आंत को टिक किए थे, तो बी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। अब सी में किसको टिक किए थे, आप कहेंगे सर छोटी आंत को, तो लीजिए यहां पे हम छोटी आंत लिख रहे हैं। और डी में किसको टिक किए थे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डी के रूप में यकृत को टिक किया गया था, तो डी हमारा यकृत यानी कि लिवर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे भी ए में जो है हम ग्रास नली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है।
अब आप सभी अगर इधर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में कि अंकुर यानी कि विली भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि भोजन से जल का अवशोषण, भोजन से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को याद रखना होगा सर, भोजन से जल का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो मेरे मित्र जो आपका बड़ी आंत है वो किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर बी में है। और बी किसके साथ मैच करेगा? आप कहेंगे सर एक के साथ मैच कर गया। अब दूसरा है आपका कि लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। तो मेरे मित्र आप सभी ने कई दफा पढ़ा होगा कि जो शाकाहारी जंतु होती है इसकी छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी जंतु साग सब्जी खाएंगे और साग सब्जी पेड़ पौधे के रूप में होगा जिसमें सेलुलोज भरा पड़ा होगा, और सेलुलोज के पाचन के लिए शाकाहारी जंतु का जो छोटी आंत होता है वो क्या होता है? मांसाहारी की अपेक्षा लंबा होता है। तो आप सभी को जो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, किसकी लंबाई? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी छोटी आंत की लंबाई। तो छोटी आंत किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सी में। तो सी के साथ कौन मैच करेगा? चला आप सभी कहेंगे सर दो मैच करेगा। सी के साथ कौन मैच करेगा? आप कहेंगे दो मैच करेगा। अब ध्यान देना यहां पे कि अगला है वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। आप सबों को मालूम है कि ये जो यकृत है ये क्या करता है? आप सभी कहते हैं सर पित्त रस का स्रावन करता है। क्या करता है? पित्त रस का स्रावन करता है, यानी कि सर इससे बाइल जूस का स्रावन होता है। और ये बाइल जूस क्या करता है? सर फैट के इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण में सहायक होता है। तो जो आपका यकृत है उसके साथ कौन मैच करेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यकृत के साथ जो है वो वसा का पाइसीकरण मैच करेगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो ग्रास नली है इसके द्वारा भोजन हमारे आमाशय में आता है। कहां से? मुख गुहा से। ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो मेरे मित्र जो चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पाचन नहीं होता है, किसमें? आप सभी कहेंगे सर ग्रास नली में। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि सर जो ए है हमारा वो किससे मैच कर रहा है? 4 से मैच कर रहा है। जो हमारा बी है वो किससे मैच कर रहा है? सर 1 से मैच कर रहा है। जो सी है वो किससे मैच कर रहा है? सर 2 से मैच कर रहा है। और जो डी है वो किससे मैच कर रहा है? सर 3 से मैच कर रहा है। तो चलो जी ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है A3, आप कहेंगे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में है A4, देखेंगे सर इसको। B1 ठीक है सर। C2 ठीक है सर। डी हमारा 3, मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो लसिका द्रव होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड टिश्यू भी कहते हैं, ये आंतों में पाचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो वसा है इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। एंजाइम मेरे मित्र जैव उत्प्रेरक इसे बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आप कहेंगे सर पोषक तत्व है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये पोषक तत्व हम लोग किसको बोलते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन बस इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल पाए। जैसे कि मेरे मित्र हम लोग रोटी चावल दाल खाते हैं, इन सभी से हमारे शरीर को क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे पोषक तत्व की तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फिर क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा, फिर क्या होगा? आप कहेंगे फैट हो जाएगा, फिर क्या होगा? विटामिन हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? आप सभी कहेंगे सर पोषक तत्व कहलाएंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है, जो शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सर? पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। और हमारे शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है वो भी किसके लिए होती है? सर जो रोटी चावल दाल है सर उससे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन क्या होता है? सर वो भोजन जटिल रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और हमारे शरीर में जो भगवान ने ये पाचन तंत्र दिया है वो पूरा का पूरा सोच समझ करके सर दिया है।
क्योंकि उनको मालूम था कि मनुष्य रोटी दाल चावल इन सभी चीजों को खाएगा, और जब खाएगा तो इसको पचाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो भगवान ने आपको मुंह दिया और उसमें दांत दे दिया है। आप भोजन को क्या करते हो, चबाते हो। चबा करके जब भोजन सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उसको निगलते हो, और निगलने के बाद आपके बॉडी के अंदर जैसे ही हो जाता है तो सर बहुत सारे पाचक एंजाइम मिलकर के क्या करते हैं, उस जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तब्दील करते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग पाचन कहते हैं। तो पाचन जो है वो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में तब्दील करने की एक प्रक्रिया है। और फिर मेरे मित्र उस सरल भोज्य पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण करते हैं। मेरे मित्र बस यहां पे आप ये ध्यान में रख लेना कि अगर आपसे ये कभी सवाल पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द Which of the following is known as the biological catalyst, यानी कि कौन सा निम्न में से जैव उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर एंजाइम जो है इसको जैव उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। बाद बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भी चर्चा है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। आप सभी कहेंगे कि ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ होते हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज आप सबों को याद रखना चाहिए वो ये कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। पहला होता है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या होता है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और मेरे मित्र इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, ग्लूकोज को देखते हैं, साथ में फ्रक्टोज को देखते हैं, और साथ में हम लोग ग्लैक्टोज को देखते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि दूसरा जो आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है वो होता है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और मेरे मित्र इसमें हम लोग किसको लेते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, सुक्रोज को लेते हैं, साथ ही साथ मेरे मित्र लैक्टोज को लेते हैं। ये सब क्या है, आप कहेंगे डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बाद मेरे मित्र नेक्स्ट क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मेरे मित्र ये मजाक करने के लिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, ये सवाल पूछे जाते हैं और आपको वहां पे फंसना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर रिकॉल ही नहीं किए थे, रिवीजन ही नहीं किए थे। तो मेरा मकसद क्या है कि सर टॉपिक की गहराई को देखते हुए आपको चीजों को चीजें जो है उसको पूरे तरीके से आपके सामने रखा जाए, ताकि एग्जाम हॉल में सर अगर आप वीडियो देख के गए हैं तो ना 100% याद रहे, कम से कम 70% तो चीजों को आप क्रैक कर पाओ। और 70% अगर आपने दिमाग लगा लिया तो मेरे मित्र आपका आंसर 100% सही होगा। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको लेंगे, याद रखिएगा, सेलुलोज को लेंगे। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ग्लाइकोजेन क्या है, आप कहेंगे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। साथ में मंड यानी कि स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि चर्चा तो प्रोटीन की भी की गई है, चर्चा प्रोटीन की भी की गई है। तो जो प्रोटीन है मेरे मित्र इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर के मसल्स को डेवलप करने में मदद करता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रोटीन है इसका निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो 20 अमीनो एसिड से होता है, यानी कि 20 अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है, 20 अमीनो अम्ल, यानी कि 20 अमीनो एसिड चाहिए होता है प्रोटीन के निर्माण के लिए। और प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस ने करा। किसने करा, बर्जिलियस ने करा। मेरे मित्र जो फैट है वो क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे ऊर्जा देने वाला ही पोषक तत्व है, यानी कि फैट से भी क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र मनुष्य में दांत के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यहां पे एक डायग्राम दिया गया है जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे, और कहा जा रहा है कि यह चित्र मनुष्य के दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावे अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। अम्ल इनामेल का मृदुकरण कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है, और जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं।
व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। मेरे मित्र सीधे सीधे जो सवाल पूछा जा रहा है वो किससे है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी टूथ डिके से है। किससे है चला, टूथ डिके से है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। अच्छा, दंत क्षय कब होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर दंत क्षय तब होता है, दंत क्षय तब होता है जब जब मुंह का पीएच वैल्यू, जब मुंह का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है सर जी, 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम हो जाता है तो मेरे मित्र टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है, क्या हमारे मुंह में एक्स्ट्रा एसिड का निर्माण होता है। मेरे मित्र बिल्कुल, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं या किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं उसमें आप क्या पाते हो, तो सर अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट के रूप होते हैं वो पाए जाते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग मीठा चीज खाते हैं तो आप कहेंगे सर शर्करा मौजूद होगा उसमें। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे द्वारा खाना खाए जाने के बाद बिना कुल्ला उल्ला किए सीधे सो जाने में क्या होगा कि सर जो भोजन के कण होंगे, शर्करा युक्त कण होंगे, वो हमारे दांत के अगल बगल में क्या होगा सर, बैठा हुआ रहेगा। अब सूत गए, अब हमारे मुंह में जो सर लार बन रहा है वो लार क्या करेगा सर, बैक्टीरिया उत्पन्न करेगा। और वो बैक्टीरिया सर बचे हुए भोज्य पदार्थ के साथ सर धीरे धीरे क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेता है। और वो अम्ल हमारे दांत के इनामेल को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। और इतना सॉफ्ट कर देता है कि मेरे मित्र उसमें छेद हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है कि वो पूरा दांत बर्बाद हो जाता है। मतलब हमारे मुंह में जो टूथ डिके होता है वो हमारी गलती की वजह से होता है कि जब हमारे द्वारा भोजन करने के उपरांत अच्छे से मुंह की सफाई नहीं की जाती है तो हमारे मुंह में जो भोजन के पदार्थ बचे हुए रहते हैं सर रात में, पूरे रात में क्या होता है, तो सर मुंह में जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है सर, उस भोज्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती है। अब जैसे ही अम्ल का निर्माण होगा तो हमारे दांत का जो इनामेल है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और फिर उसमें सर भुरभुरा हो गया, पतला हो गया तो एक छिद्र हो जाएगा और वह छिद्र क्या होगा, नासूर बन जाएगा। बाद में आपको दांत भी निकालना पड़ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर टूथ डिके के निर्माण में एसिड का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के द्वारा होता है हमारे मुंह में बचे हुए भोजन पे क्रिया करके। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि टूथ डिके के निर्माण में एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें वायरस का कोई रोल नहीं होता है। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है, दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत की पहचान कीजिए। तो आप सभी अगर गौर से देखेंगे तो हमने जितनी भी बातें आपको बताई वो आपको ऑप्शन बी, सी और डी में मिल जाएगी। ऑप्शन बी में क्या है कि मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, चलो सर ये सही बात है। अम्ल इनामेल का मृदुकरण करते हैं, मृदुकरण का मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट करते हैं यानी कि मुलायम कर देते हैं, सर ये बात भी सही है। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, आप कहेंगे गुरुजी ये बात भी आपने बताया है। क्या नहीं बताया, आप कहेंगे सर इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित होता है, यह चीज आपने नहीं बताया। आपने बताया कि टूथ डिके में ज्यादा से ज्यादा रोल किसका होता है, सर जीवाणु का, बैक्टीरिया का। तो गलत कथन का पहचान करना था, इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो मनुष्य है और उसका जो दांत है वो क्या होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मनुष्य का दांत होता है मेरे मित्र वो गर्त दंती होते हैं, द्विरा दंती होते हैं और विषम दंती होते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये नया शब्द आप क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो दांत है वो मसूढ़ा में गड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको गर्त दंती बोलते हैं। और मनुष्य में दांत तो 2 बार आता है पूरे जीवन काल में, इसीलिए इसे हम लोग द्विरा दंती बोलते हैं। और साथ में मेरे मित्र मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम लोग मनुष्य के दांत को विषम दंती भी कहते हैं। तो आप सभी ये याद रखिएगा, आप सभी ये याद रखिएगा कि मनुष्य क्या होता है, आप सभी कहेंगे मनुष्य गर्त दंती। मनुष्य क्या होता है, आप सभी कहेंगे गर्त दंती। फिर आप सभी कहेंगे सर द्विरा दंती या द्वियार दंती, जिसको हम लोग डाइफोडेंट कहते हैं, इसको थैकोडेंट कहते हैं। और फिर मेरे मित्र क्या कहेंगे, विषम दंती।
विषम दंती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोडेंट कहते हैं। तो मनुष्य क्या होते हैं, आप सभी कहेंगे गर्तदंती, द्विरादंती और विषम दंती तीनों होते हैं। गर्तदंती का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का दांत मसूरों में गड़ा होता है। द्विरादंती का क्या हुआ कि मनुष्य के दांत जो हैं वो क्या होते हैं सर, तो मतलब दो बार निकलते हैं, एक बार वयस्क स्थिति में और एक बार शैशव स्थिति में। और विषम दंती तो मनुष्य के दांत क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। चला जी याद रखिएगा एक और चीज कि अगर हम दांतों की संरचना की बात करेंगे तो आप सभी ये याद रखेंगे, जैसे ये यहां पे दांत देख रहे हैं मेरे मित्र, ये वाला पोर्शन आप सभी देख पा रहे होंगे, ये क्या है, तो दांतों के पोर्शन को दिखाया गया है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो दांत का वो पोर्शन जो मसूढ़ा में गड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट, और इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। और मेरे भाई ये जो ऊपर वाली संरचना आप देख रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला जो संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्राउन, यानी कि इसको सिरा बोलते हैं। और चला याद रखिएगा कि आपका रूट और क्राउन के बीच में जो ये वाला गैप है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको नेक, यानी कि सर दांतों का गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि दांत के तीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ते हैं, जो कि आपका जो दांत का जो भाग मसूड़ा में धसा हुआ होता है उसको रूट कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको क्राउन, और सर रूट और क्राउन के बीच के भाग को हम लोग नेकी, यानी कि क्या कहते हैं सर, ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेकी या ग्रीवा कहते हैं। अब दांतों के बीच में पल्प कैविटी मौजूद होता है, और मेरे मित्र इसमें मज्जा गुहा मौजूद होता है, और मज्जा गुहा के ऊपर डेंटाइन होता है जो कि दांत का अधिकांश भाग बताता है, और वो दांत का सबसे क्या होता है, कड़ा भाग होता है। और फिर उसके बाद आपको चमकदार लेयर इनामेल दिखाई पड़ती है। और कई बार आपसे सवाल करा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, आप सभी कहेंगे दांत का इनामेल। क्या कहेंगे, दांत का इनामेल। तो इस चीज को भी लिख लीजिएगा कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी इनामेल हो जाएगा। क्या होगा, इनामेल हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है, अमाशय, अग्नाशय, पिलिया, यकृत। पहला चीज तो यह ध्यान में रखना कि अमाशय, अग्नाशय, यकृत और पिलिया में, अमाशय, अग्नाशय और यकृत क्या है सर, पाचन तंत्र का हिस्सा है। मेरे मित्र ये जो अमाशय है, इसी में क्या होती है, ध्यान में रखेंगे, जठर ग्रंथि होती है। और ये जठर ग्रंथि किसका स्रावन करती है, आप सभी कहेंगे जठर रस का स्रावन करती है। और इस जठर रस में क्या होता है, आप कहेंगे HCl होता है, म्यूकस होता है, और साथ ही क्या होता है, आप सभी कहेंगे निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। ठीक, अब मेरे मित्र इस अमाशय से जो पाचन की क्रिया में मदद मिलती है वो किस में मिलती है, तो ध्यान में रखेंगे कि सर यहां पे प्रोटीन का पाचन होता है। किसके द्वारा, तो सर निष्क्रिय पेप्सिनोजोन HCl के साथ मिलकर के पेप्सिन बना लेता है, इसलिए प्रोटीन के पाचन में अमाशय मदद करता है। प्रोटीन का पाचन कहां होगा, अमाशय में होगा। मेरे मित्र ये जो अग्नाशय है इसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। और इससे निकलने वाला जो रस होता है उसको हम लोग अग्नाशयी रस बोलते हैं। और चिला अग्नाशयी रस को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों, क्योंकि अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के सभी अवयवों को पचाने की क्षमता रखते हैं। और मेरे मित्र जो यकृत है इससे क्या होता है, पित्तरस का स्रवण होता है, यकृत से पित्तरस का स्रवण होता है। और ये पित्तरस क्या करता है मेरे मित्र, जो आपका भोजन अमाशय में अम्लीय हो जाता है उसको क्षारीय बनाता है, और साथ ही साथ मेरे मित्र ये वसा के पाइसीकरण में मदद करता है। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पित्तरस का संचयन कहां पे होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, आप ध्यान में रखेंगे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। मेरे मित्र अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है, कोमल दंत वल्क, मसूरों से रक्त का स्राव, दुर्गंध युक्त सांस,
टूटा हुआ दांत। मेरे मित्र याद रखिएगा कि दंत क्षय में बेसिकली जो आपके दांत का इनामेल होता है वो पूरी तरीके से मृदुकृत हो जाता है, बोले तो सॉफ्ट हो जाता है, जिस वजह से उसमें कैविटी यानी कि छिद्र हो जाता है, और वो छिद्र क्या होता है, आपके दांतों में दर्द का कारण बनता है। तो सिंपली कहा जा रहा है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। आप सभी कहेंगे सर कोमल दंतवल्क होता है, मसूरों से रक्त का स्राव, दुर्गंध युक्त सांस, टूटा हुआ दांत, ये मुंह के और बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, पायरिया वगैरह हो सकता है। लेकिन जो कोमल दंतवल्क है यानी कि जो इनामेल का सॉफ्ट हो जाना है वो किसके वजह से होगा, आप कहेंगे दंत क्षय के वजह से होगा। दंत क्षय होने के लिए मुंह का पीएच वैल्यू कितना चाहिए, आप कहेंगे 5.5 से कम चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा कि ये दो भाग में बटा हुआ है। एक तो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा क्या है हमारा, तो सर पाचक ग्रंथि है यानी कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आहार नाल का जो हिस्सा मुख गुहा है, चला आहार नाल का जो हिस्सा मुख गुहा है, यहां पे क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, यहां से पाचन स्टार्ट होता है। पाचन शुरू कहां से होगा, आप कहेंगे मुख गुहा से होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मुख गुहा के बाद भोजन कहां आती है, सर अमाशय में आती है। सर अमाशय में क्या होता है, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि अमाशय में आपका प्रोटीन का पाचन होता है, और साथ ही मेरे मित्र वसा का भी आंशिक पाचन होता है। वसा का भी क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, मतलब थोड़ा सा वसा का भी पाचन कर दिया जाता है। कहां, अमाशय में। अब चूंकि अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, जिससे निकलने वाले जो रस है उसमें अम्ल पाए जाते हैं, तो जो अमाशय में भोजन आकर के पचता है वो सर अम्लीय हो जाता है। अब वो भोजन अमाशय के बाद कहां आएगा, हमारी छोटी आंत में आएगा। लेकिन छोटी आंत में आने से पहले यकृत और पेनक्रियाज क्या करते हैं, सर उसमें अपना जूस मिला देते हैं, ताकि जैसे ही ये छोटी आंत में जाए तो इसका संपूर्ण पाचन हो सके। मतलब मेरे मित्र जो अमाशय है उसमें प्रोटीन का पाचन हुआ, वसा का आंशिक पाचन हुआ। अब जो भोजन है वो कहां आएगा, आप सभी याद रखेंगे, सर छोटी आंत में आएगा। कहां आएगा, छोटी आंत में आएगा। और मेरे मित्र यहां पे भोजन का क्या हो जाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, संपूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का क्या हो जाता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो भोजन का संपूर्ण पाचन का मतलब क्या हुआ चेला, भोजन में मौजूद सभी अवयवों का पाचन। और आप सबों को मालूम है कि हम किसी भी प्रकार का भोजन करें उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या होंगे, सर मुख्य पोषक तत्व के रूप में होंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन ही भोजन का संपूर्ण पाचन कहलाता है। और यह कहां होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी छोटी आंत में होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमाशय में किसका पाचन होगा, प्रोटीन का, और वसा का आंशिक रूप से पाचन होगा। मलाशय के द्वारा क्या होता है, सर हमारे बॉडी से मल बाहर आता है। बड़ी आंत में क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि मेरे मित्र बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। किससे, सर अनपचे भोजन से। और ध्यान में रखिएगा कि बड़ी आंत को हम लोग मानव के उत्सर्जी अंग के रूप में भी देखते हैं। बड़ी आंत को हम लोग मानव के उत्सर्जी अंग के रूप में भी देखते हैं। तो यह सवाल भी कई बार आपसे पूछा जाता है। हमारे शरीर में पाचन के लिए अम्ल का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कि अमाशय द्वारा HCl जो कि क्या है, अम्ल का निर्माण होता है। अमाशय द्वारा HCl जो कि क्या है, अम्ल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत का चला इसमें, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 7 कि आहार नाल में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। मेरे मित्र पहला ऑप्शन है क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा का पूरी तरह से नहीं पचा पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वसा है वो मेरे मित्र मिल ही नहीं पाता है अन्य पदार्थों के साथ साथ, इसीलिए सर छोटी आंत में क्या होती है, इसकी बड़ी गोलिकाएं बनती है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। मेरे मित्र बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फिर
फिर तीसरा है कि वसा आमाशय में भोजन के मंथन, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमेशा यह ध्यान में रखेंगे कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं इसलिए बनाती है क्योंकि मेरे मित्र जो आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम होता है, यानी कि आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसमें सर वसा अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाता, जिस वजह से ये क्या होती है सर, बड़ी गोलिकाएं बन जाती है, यानी कि बड़ा बड़ा गोल संरचना बनाता है। और इसी वसा के बड़े बड़े गोल संरचना का सर जो पितरस है उसके द्वारा क्या किया जाता है, छोटे छोटे ग्लोबल्स में तोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग वसा का पाइसीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं, कितने इंसिजर होते हैं? मेरे मित्र यहां पे कृंतक को हम लोग कौन सा दांत कहते हैं? इंसिजर्स कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे मालूम चलेगा? मेरे मित्र आराम से मालूम चलेगा। आप सभी ने अभी जस्ट देखा दांत की संरचना, जो धसा हुआ भाग है रूट, जो ऊपर वाला भाग है क्राउन, धसा हुआ और ऊपर यानी कि जड़ और सिरा का भाग आप कहेंगे गर्दन कहलाएगा, यानी कि नेक कहलाएगा। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखेंगे कि मानव में शैशव अवस्था में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? मानव में शैशव अवस्था में कुल दांत की संख्या, शैशव अवस्था में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? चला आप सभी ये याद रखना कि मानव में शैशव अवस्था में कुल दांत की संख्या 20 होती है। और मेरे मित्र मानव में वयस्क अवस्था में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? मानव में वयस्क अवस्था में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुल दांत की संख्या क्या होती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 32 होती है। चला याद रखना कि शैशव अवस्था में जो पाए जाने वाले दांत हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर मिल्क टीथ कहते हैं। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मानव में शैशव अवस्था में मिल्क टीथ की संख्या, आप कहेंगे 20। और ये जो आपका वयस्क अवस्था में 32 दांत होता है, ये एक्चुअली क्या होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। अब चिल्ला याद रखना कि मानव में जो दांत होते हैं सर, ये चूंकि अभी जस्ट आपने देखा है कि मनुष्य जो है वो गर्तदंती होता है, मतलब इसके दांत मसूरा में गरे होते हैं, साथ में द्विरादंती होते हैं, डाइफोडेंट होते हैं, मतलब इसके दांत 2 बार आते हैं। तो सर एक मिल्क टीथ और एक अस्थाई यानी कि परमानेंट टीथ। अब जो विषम दंती होते हैं इसलिए क्योंकि मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर इंसीजर, फिर कौन सा? केनाइन, इंसीजर के बाद केनाइन, इसके बाद सर प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। फिर क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? कृंतक। और जो आपका केनाइन है इसको क्या बोलते हैं? रदनक। और मेरे मित्र जो प्रीमोलर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। और जो आपका मोलर है इसको क्या बोलते हैं? चवर्णक बोलते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये दांतों की संख्या कैसे याद रहेगी? टिथ फॉर्मूला से याद रहेगी। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये याद रहेगा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, आप कहेंगे बिल्कुल याद रहेगा। तो चला याद रखना कि हम यहां पे अगर टिथ फॉर्मूला की बात करें यानी कि दंत सूत्र की बात करें तो आप सभी ये याद रखेंगे कि इंसीजर के लिए आई लिख रहे हैं यहां पे, केनाइन के लिए सी लिख रहे हैं सर, प्रीमोलर के लिए पीएम लिख रहे हैं और मोलर के लिए एम लिख रहे हैं। समझ में आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। याद रखिएगा कि मनुष्य में जो दांत होगा वो ऊपरी जबड़ा में भी होगा और निचली जबड़ा में भी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो बस ये याद रख लीजिएगा कि इंसीजर के जगह पे हम 2/2 लिख दे रहे हैं, केनाइन के जगह पे हम 1/1 लिख दे रहे हैं, प्रीमोलर के जगह पे 3/3 लिख दे रहे हैं और मोलर के जगह पे 2/2 लिख दे रहे हैं। मेरे मित्र आप ये बताओ कि अगर हम ऊपर वाले को जोड़े तो कितना होगा? 2 1 3 और 3 3 6 2 8। आप कहिएगा सर 8 हो जाएगा। नीचे वाले को 2 1 3 3 3 6 2 8। आप कहिएगा सर 8 हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारा 8/8 है इसको हम क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं। तो 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16, तो 16 ऊपर 16 नीचे, कितना हो गया सर? 32। आपके पास अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है सर? 32 है। कैसे आया? तो आप कहेंगे सर इस फॉर्मूला से आया। बस आपको यह ध्यान में रखना है
कि ऊपर वाला जो दांतों का सेट है, जिसको मैंने आपके पास अरेंज करके बताया कि इंसीजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 3/3 और मोलर 2/2 लिए हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमारा 8x2 है, इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर के सभी दांतों का सेट जो है वो क्या होगा, 8x2 मतलब क्या कि सर 2-2 होगा, डबल डबल होगा। अब नीचे भी वही होगा, मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें इंसीजर की, तो आप सभी कहेंगे कि सर ऊपर 2 और नीचे 2, 4, और लेकिन आपने यहां पे सर इसको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी किया है। मतलब क्या हुआ कि मेरे मित्र जो इंसीजर है यानी कि कृंतक है आपके मुंह में, उसकी टोटल संख्या कितनी है सर, 2 2 4, 4 दूना 8, कितनी है 8। केनाइन की टोटल संख्या कितनी है, तो सर 1 और 1 2, और इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर वाले टोटल को किए हैं 2 से, तो उसका मतलब हुआ कि सभी को 2 से कर सकते हैं। तो ये ध्यान दो कि केनाइन 1 और 1 2, और 2 गुना 2 आप कहेंगे सर जो केनाइन यानी कि रदनक होगी उसकी संख्या 4 हो जाएगी। प्रीमोलर 3 3 6, तो 6 दूना 12, यानी कि जो आपका आगर चवर्णक होगा वो 12 होगा, और मोलर 2 2 4, और 4 दूना 8, यानी कि मोलर आपका 8 हो जाएगा। तो भैया आप सभी क्या कहोगे कि सर जी इंसीजर की संख्या 8, केनाइन की संख्या 4, और प्रीमोलर की संख्या कितनी 12, और जो मोलर है इसकी संख्या कितनी, आप कहेंगे 8। जोड़ लो, 8 4 12, 8 4 12 12 24, 8 32। सवाल पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं, आप सभी कहेंगे सर जी 8 कृंतक होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी आपने बताया कि अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हमारे बॉडी में जो बड़ी आंत है यह उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाद बाकी छोटी आंत आप सभी समझ रहे हैं, कहेंगे परिशेषिका क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है उस जोड़ को हम लोग सिकम कहते हैं, और सिकम के ऊपर में एक उंगली जैसी संरचना होती है जिसका ऊपरी सिरा बंद होता है, और इसी को हम लोग परिशेषिका या फिर क्या बोलते हैं चला अपेंडिक्स बोलते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और ये कहां होगा, आप सभी कहेंगे कि सिकम के शीर्ष पर मौजूद उंगली नुमा संरचना क्या कहलाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये उंगली नुमा संरचना अपेंडिक्स कहलाएगा। और ये हमारे शरीर के लिए क्या है, वेस्टिगल ऑर्गन है, यानी कि अपेंडिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे सर इसको वेस्टिगल ऑर्गन बोला जाता है। वेस्टिगल ऑर्गन बोला जाता है क्यों, क्योंकि सर इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। आप लोगों ने गांव घर में सुना भी होगा कि फलाने का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर में क्या है, एक तरह से अवशेषी अंग है। वेस्टिगल ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, अवशेषी अंग। इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है चिला, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और कहां मिलेगा, तो आप कहेंगे सर छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं, उसके शीर्ष पर एक उंगली नुमा संरचना होती है जो कि क्या कहलाता है, अपेंडिक्स यानी कि परिशेषिका कहलाती है। क्या है, वेस्टिगल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं कह रहा है कि ये डायग्राम मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है, इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है ये चीज आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये वाला इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे सर यहां पे मेंशन कर दिया गया है, ग्रास नली कहते हैं। हमारे मुंह में जो भोजन हम लोग चबाते हैं उस भोजन को निगलते हैं, और वो वही भोजन सर यहां पे आप सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। कहां सर, हमारे अमाशय में आ रहा है। ये क्या है, अमाशय है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि भोजन का ये जो सर मूवमेंट हो रहा है ये संकुचन और शिथिलन के चलते हो रहा है, और हमारे ग्रास नली में भोजन का संकुचन और शिथिलन के थ्रू नीचे आना
क्या कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्रमाकुंचन कहलाता है। और कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि मुख गुहा से भोजन आमाशय में निम्नलिखित में से किस गति के चलते आता है? आप कहेंगे पेरिस्टाल्सिस मोशन, यानी कि क्रमाकुंचन गति के चलते आता है। तो जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो क्या है? भोजन के क्रमाकुंचन गति है। आपका ऑप्शन है कि मौजूद एंजाइम के कारण क्रमाकुंचन, नहीं। लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के संतुलन के चलते संकुचन, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के संतुलन के कारण पाचन, तो मेरे मित्र पाचन तो यहां होता नहीं है। मौजूद एंजाइम के कारण पाचन, सर यहां पाचन कहां से होगा? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? छोटी आंत में क्या होता है सर? अंकुर मौजूद होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। और ये क्या करता है? आप सभी कहेंगे भोजन के अवशोषण का काम करता है, यानी कि पचे हुए भोजन का अवशोषण का कार्य, पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत में मौजूद विल्ली यानी कि रसांकुर के द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि पितरस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पितरस के कार्य से संबंधित नहीं है। मेरे मित्र पितरस जो है वो क्या है? आप सभी कहेंगे सर क्षारीय प्रकृति का द्रव है। क्या है? क्षारीय प्रकृति का द्रव है, यानी कि पितरस का नेचर कैसा होता है? एल्कलीन होता है। कैसा होता है? एल्कलीन। और इसका कलर आपको कैसा मिलेगा? हल्का पीला मिलेगा। कैसा मिलेगा? हल्का पीला मिलेगा। कहा जा रहा है कि पितरस के कार्य नीचे दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करें जो पितरस के कार्य से संबंधित नहीं है। पहला है कि यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। यह मेरे मित्र बिल्कुल सही है। अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए अगर भोजन को क्षारीय माध्यम देगा तो सिर्फ और सिर्फ पितरस दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है। और जैसे ही यह आमाशय से निकलेगी और छोटी आंत में प्रवेश करने को जाएगी मेरे मित्र, उससे पहले इसको पितरस से मुलाकात हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर इसका नेचर कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। नहीं। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। नहीं। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। तो मेरे मित्र यहां पे आपको क्या कहा जा रहा है कि पितरस के कार्य से संबंधित नहीं है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि पहला है कि यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। यह बात सही है मेरे मित्र, ठीक है। दूसरा है कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन को मदद करता है। यह सही नहीं है। अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया दक्षता को बढ़ाता है। यह बात भी सही है। बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिका में विघटित करता है। यह बात भी सही है। आपको संबंधित नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपके ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि यह प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, वो बात बिल्कुल ही गलत है। लेकिन यह बात सही है कि अग्नाशयी एंजाइम की जो क्रिया होगी उसके लिए भोजन किस माध्यम में होना चाहिए? क्षारीय माध्यम में, जो कि काम कौन करता है? आप कहेंगे पितरस करता है। और वसा का पाइसीकरण आप कहेंगे पितरस करता है। और मेरे मित्र अग्नाशयी रस आपका बेहतर ढंग से तभी कार्य करेगी जब वो क्षारीय माध्यम में होगी। तो अग्नाशयी रस की दक्षता भी किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? पितरस के द्वारा बढ़ाया जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो चेला लार में जो एंजाइम पाया जाएगा वो क्या होता है? टाइलिन या फिर क्या होता है? एमाइलेज। टाइलिन या फिर एमाइलेज। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला टाइलिन या एंजाइम, टाइलिन या एमाइलेज, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि लार में कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? एमाइलेज लार में पाया जाता है। ये जो लाइपेज है ये सर आपको वसा के पाचन के लिए जरूरी होता है। और सर कुछ मात्रा में लाइपेज का निर्माण अमाशय में भी होता है और फिर सर वसा के पाचन के लिए अग्नाशयी रस में भी मौजूद होता है। एंट्रोकाइनेज याद रखिएगा आंत रस में मौजूद एंजाइम है। आंत रस में मौजूद एंजाइम, आंत रस में मौजूद एंजाइम। अच्छा, याद रखेंगे आप सभी कि लार ग्रंथि की बात की गई है। कहां होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में होगा। कहां होगा? मुख गुहा में होगा। कितने हैं लार ग्रंथि सर? 3 जोड़ी। कितने हैं? 3 जोड़ी। और जो लार निकलता है उसमें क्या होता है? तो सर 99% जल होता है और 1% इंजाइम होता है। और मेरे मित्र वही 1% इंजाइम में आपका क्या है? टाइलिन और लाइसोजाइम है। टाइलिन जो है यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यानी कि मंड के पाचन में मदद करता है, जबकि मेरे मित्र लाइसोजाइम
भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को किल करता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? आप कहेंगे सर शाकाहारियों की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होगी। तो बाघ, आप कहेंगे सर बाघ तो मांसाहारी है, ये तो होगा नहीं। मनुष्य सर्वाहारी है, ये भी नहीं होगा। शेर मांसाहारी है, गाय शाकाहारी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। मेरे मित्र यहां पे आपको क्या करना है? तो सर यहां पे आपको ये दो डायग्राम देखना है और इस दोनों डायग्राम को देख करके ये आपको बताना है कि प्रश्नावली बी में नीला रंग क्यों नहीं आया। क्योंकि मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो आपका प्रश्नावली ए है, ये जो प्रश्नावली ए है, इसमें क्या दिया गया है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वाटर दिया गया है, यानी कि जल दिया गया है, और साथ में बॉइल्ड राइस यानी कि उबला हुआ चावल दिया गया है। बॉइल्ड राइस यानी कि उबला हुआ चावल दिया गया, किसमें? प्रश्नावली ए में। और उसके बाद इसमें क्या डाला जा रहा है? आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है। अब मेरे मित्र आप सभी को यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही इस प्रश्नावली में बॉइल्ड राइस डाला गया वाटर में और फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया, तो इस प्रश्नावली का जो रंग है वो कैसा हो गया? नीला हो गया। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने बताया है कि अगर किसी भोज्य पदार्थ पे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालें और भोज्य पदार्थ का रंग नीला हो जाए तो हम लोग कहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी है, और ऐसे भी जो चावल है उसमें स्टार्च की मौजूदगी होगा क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट है, इसीलिए वो सर नीला रंग दिखता है। लेकिन मेरे मित्र फिर आपको यह कहा जा रहा है कि जो दूसरा प्रश्नावली बी है, जो दूसरा प्रश्नावली बी है, इसमें क्या किया जा रहा है? उबला और चबाया हुआ चावल डाला जा रहा है। इसमें सर वाटर तो डाला ही गया है, साथ में मेरे मित्र क्या डाला गया है? उबला हुआ और चबाया हुआ, उबला हुआ और चबाया हुआ चावल डाला जा रहा है, और साथ ही मेरे मित्र इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रश्नावली बी में रंग क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब हम उबले हुए चावल को चबाए होंगे तो हमारे लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज सर उस उबले हुए चावल में जो स्टार्च होगा उसका पाचन कर दिया होगा, उसको सर माल्टोज के जलीय अपघटन में बदल दिया होगा। इस वजह से सर जो चबाया हुआ चावल है उसमें मौजूद स्टार्च का पाचन हो चुका है, इसलिए प्रश्नावली बी में सर हमें नीला रंग या काला रंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब इसमें हमारा चबाया हुआ चावल नहीं था तो सर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वो नीला दिख रहा था, लेकिन इसमें चबाया हुआ चावल है जिस वजह से उसका जो स्टार्च है वो खत्म हो गया, इसलिए सर चबाया हुआ चावल नहीं दिख रहा है। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो आपका पहला है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है। नहीं, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है, गलत है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा किया जाता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुर की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। पहला है कि यह बहुत पतली दीवार से लगी हुई उंगली नुमा संरचना है, बिल्कुल सही है। यह एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, इसी वजह से बचे हुए भोजन का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो पाता है, यह बात भी सही है। और फिर है कि इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यह बात भी सही है। और चौथा में है कि रक्त केशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, कौन से विकल्प? चौथा है कि रक्त केशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। तो मेरे मित्र रक्त कोशिका का यहां पे कोई लेना देना है नहीं, और पूछा जा रहा है कि कौन से विकल्प अंकुर के भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषता को दर्शाता है। तो भोजन का अवशोषण करने के लिए तो सर ये तीन विशेषता ही सर महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1, 2 और 3। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। मेरे मित्र जठर रस का प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो आप सभी ये बता दो कि अगर हम लोग पीएच पेपर को जठर रस में डुबोएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी
पीएच नहीं, लिटमस पेपर को, कौन सा, नीला लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डुबोया जाएगा तो वो लाल में बदल जाएगा, और जठर रस में अगर हम लोग लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो आप कहेंगे सर लाल में बदल जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। फिर है कि स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। पाचन निष्कासन से पहले। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं मनुष्यों में पोषण की, किसकी बात करते हैं सर? जंतुओं में पोषण की। यहां मनुष्य नहीं कह दे, जंतु कह दे तो चलेगा। अगर हम बात करते हैं चिला जंतुओं में पोषण की, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जंतुओं में पोषण जो है वो 5 स्टेप में पूर्ण होता है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में पूर्ण होता है। पहला कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पहला होता है इंजेक्शन। यहां पे थोड़ा हम इधर करके लिख रहे। पहला कौन सा होता है चिल्ला? इंजेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। फिर क्या होता है मेरे मित्र? इंजेक्शन के बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। अब इस पाचन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं चिल्ला? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। और इसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्वांगीकरण कहते हैं। और इसके बाद एसिमिलेशन के बाद आपका क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, इजेशन होता है। इजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। यानी कि मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं जंतुओं में पाचन की, तो जंतुओं में पाचन इसी 5 स्टेप के थ्रू पूरा होता है। पहला हमारा इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा हमारा इजेशन हो जाता है। सर क्या होता है ये सब? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो पहला प्रक्रिया आपका इंजेक्शन का है, इसमें हमारे द्वारा भोजन का क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है, मतलब भोजन को अंदर लिया जाता है। और मेरे मित्र जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब पाचन में जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में बदलते हैं। अब जब सरल भोज्य पदार्थ में वो बदल गया तो सर हमारे पाचक ग्रंथि में मौजूद कोशिकाओं के द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण के बाद मेरे मित्र उससे ऊर्जा निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण कहलाती है। और इसके बाद जो सर अनपचा भोजन होता है उसका बॉडी से बाहर निष्कासित हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है? आपका इजेशन कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। आपका पहला है कि अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। मेरे मित्र अवशोषण कह रहा है कि स्वांगीकरण से पहले और पाचन के बाद होता है। यह बात आपका बिल्कुल सही है। आपको गलत कथन पहचान करना है। तो यहां पे अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद, तो आप देखिए पाचन के बाद अवशोषण और स्वांगीकरण से पहले अवशोषण। आप कहेंगे सर ये ठीक है, स्वांगीकरण जो है अंतर्ग्रहण से पहले होगा। मेरे मित्र स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले कैसे हो सकता है? अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा। आप कहेंगे गलत बात है सर, ऑप्शन नंबर बी यही कट गया। अब तीसरा है कि पाचन निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। मेरे मित्र ये तो सही है कि पाचन जो है वो निष्कासन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इजेक्शन से पहले पाचन है और मेरे मित्र फिर क्या है कि अंतर्ग्रहण के बाद पाचन है। आप कहेंगे सर ये कथन सही है। और स्वांगीकरण अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होता है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि एसिमिलेशन और अवशोषण जो है दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होता है। ये बात भी आपका क्या होगा सर? स्वांगीकरण और आपका अवशोषण। ध्यान देंगे कि स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होता है। यह बात भी गलत है मेरे मित्र। और आपका जो दूसरा ऑप्शन है कि स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, तो स्वांगीकरण आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले तो होगा नहीं। तो इस हिसाब से तो सर इसका 2-18 का आंसर बी और डी हो जाएगा। कहीं पे एक छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक जरूर है चला, बाद बाकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी हिसाब से होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। और जो कहा जा रहा है कि स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले होता है, यह बात गलत है। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के बाद होगा। तो इस हिसाब से ध्यान में रखिएगा कि अगर हमें क्वेश्चन सही करना है चिल्ला, तो यहां पे स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के, ये काट दीजिए, अंतर्ग्रहण के बाद होता है। यह बात सही होगा सर।
ये बात सही होगा कि स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के क्या होता है सर, बाद होता है। इसीलिए हमारा ये तीन हमारा ऑप्शन सही होगा और गलत कौन होगा, आप सभी कहेंगे सर 4 होगा। मे भी हो सकता है सर टाइपिंग मिस्टेक हो, इसीलिए थोड़ा सा यहां पे ज्यादा समय लग गया। बाद बाकी उम्मीद करते हैं कि इस पांचों स्टेप को देख करके आप इसको समझ पाए होंगे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। चला ये सवाल HW के रूप में है, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला और लास्ट सवाल कि हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर्स स्थित होता है। जिह्वा, इस पे स्वाद कलियां होती है और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें रसस्वेदी यानी कि जो हमारा रसस्वेदी ग्राहक है वो क्या होगा सर, इसमें मौजूद होगा। प्रकाशग्राही की बात करेंगे तो आंख आएगा सर, तापग्राही टेम्परेचर के लिए, और घ्राण ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नाक में मौजूद होगा सूंघने के लिए। सर ध्यान में रखिएगा कि जो जी है वो एक मांसल संरचना है जो आपके मुख गुहा के सर पीछे वाले हिस्सा से जुड़ा हुआ रहता है, और जी का अगला सिरा क्या होता है, आप कहेंगे स्वतंत्र होता है। तो मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन के 20 सवाल आपका जो डाइजेशन चैप्टर है उसका मेरे मित्र आपका 50 से 60% ऐसे कंसेप्ट होंगे जो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होगा। इसमें मेरे मित्र कुछ और सवाल हैं जिसको भी आप सबों को करना चाहिए, तो उसकी चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।